नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका लेट्स स्टडी टुगेदर पे एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं तथा सभी के घर वाले भी स्वस्थ हैं। चलो मिलकर कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व जल्दी से जल्दी इस महामारी के चंगुल से बाहर निकले। आज की न्यूज डिस्कशन करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। तो क्या है कि टू विन इन द मार्केट प्लेस यू मस्ट फर्स्ट विन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो यहाँ मार्केट प्लेस किसको कहा गया है? कंपटीशन। कंपटीशन ही एक मार्केट प्लेस का दूसरा नाम है। तो अभी अगर आपको किसी कंपटीशन में जीतना है तो पहले आपको अपने क्षेत्र जो वर्क कार्यस्थली है उसमें अपने आप को जीतना होगा कि आपको इस स्तर पे कार्य करना है कि आप उस कंपटीशन में भी जीत सको। आपको अपना क्वालिटी में इतना सुधार करना है और अपने बैकग्राउंड को इतना मजबूत करना है कि आप इस कंपटीशन में सस्टेन कर सको। तो इसके लिए आपको क्या है, घर पे मतलब जिस काम के लिए आपने तैयारी शुरू की है उसमें बहुत अच्छे से पकड़ करनी है। तो आज की न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 12 जून का डे डिस्कस किया गया है, वह वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर क्या है कि बहुत ही बुरी स्थिति होती है। जो पहले बॉन्डेड लेबर थी, चाइल्ड लेबर क्या है, बच्चों को ही कार्य में लगा देना कि जो उम्र होती है पढ़ने की होती है एंड खेलने की होती है ना, उन दिनों में उनको काम कराना। अब जब ये उम्र होती है खेलने और पढ़ने की, क्योंकि काम तो हमें जब बड़े होके काम करना है, कमाना है ही है, लेकिन अब जब बचपन से ही हमने इनकी उम्र को काम में लगा दिया तो फिर इन्होंने जिंदगी को देखा ही नहीं है। तो इस चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में एक वर्ल्ड डे मनाया गया जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सेक्शन किया था, हॉलीडे सेक्शन कर दिया था इस डे के उपलक्ष्य में, जो कि सबसे पहले 2002 में मनाया गया था। ये किस लिए बनाया गया? जो कि अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म को टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन लेबर एंड एम्पावर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने भी कहा है कि अभी क्या है, सभी संस्थाओं को जो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए है कि सरकार ने नियम भी बना रखे हैं, तो अभी क्या है, सभी को विजिलेंट सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कोविड-19 जैसी महामारी है वो सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर को फोर्स करेगी, मतलब इन्फ्लुएंस कर देगी, इतना ज्यादा चाइल्ड लेबर बढ़ा देगी। अब इसका रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी बताया था कि अभी 66 करोड़ के लगभग लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि कंपनियां बंद हो चुकी है, लोग जो मिग्रेंट अपने घरों में मिग्रेंट कर सके हैं, और सारी की सारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर की तरफ खिसक रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब कंपनियां बंद होगी तो उनको खाने के लिए और काम करने के लिए कुछ रहेगी नहीं। तो अभी क्या है, पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को स्कूलों से विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उनको फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे, और पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए बच्चों को भी काम पे भेजना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं, गवर्नमेंट को भी अभी फिलहाल, जो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम थी उस पर अभी ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना तो एक कोविड-19 जैसी पैंडेमिक है, वो बच्चों को स्कूल से आउटफ्लो करेगी तथा चाइल्ड लेबर के अंदर इन्फ्लुएंस कर देगी एंड अंदर उनको धकेल देगी। तो अभी ये आपसे से पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या सही है? तो मुझे लगता है कि ये सही टाइम होगा जब आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करो, जो कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनको हनन होने से रोक सके, तथा उसके अगर हम यदि हम ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम चालू कर देते हैं तो गवर्नमेंट भी अच्छे स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगी कि वो बच्चों को लेबर फोर्स के अंदर धकेल ना सके। क्योंकि अगर आप देखोगे कि सारे लोग घर पे बैठे हैं अभी, और आय का माध्यम भी नहीं है, गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट, जो मैं बता रहा था, जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो परिवारों के लिए आय का साधन भी चाहिए। तो अब गवर्नमेंट भी कितना दबाव डाल पाएगी एक परिवार के, जब उसके पास आय का साधन नहीं है तो बच्चों को भेजो नहीं, साधन नहीं भेजोगे। एक दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्शन भाव पैदा हो जाता है कि गवर्नमेंट कुछ करना भी नहीं चाहती और हमें कुछ आय का साधन भी करने नहीं दे रही। तो ये गवर्नमेंट अगर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला सिस्टम चालू कर देती है तो बच्चों को भी रोका जा सकता है, परिवार को एक छोटी आय देके। आपकी क्या राय है? आप जरूर सोचना, बताना, हो सके तो कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जो 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब पहले देख लेते हैं क्या है, सेलिब्रेट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बोर्न विद अल्बिनिज्म।
एंड एम टू इंक्रीज अवेयरनेस। ये अल्बिनिज्म क्या है, चेहरा नहीं दिखाया मुझे तो मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्या है कि जैसे ये हाथ हो गया, इस पे क्या है, ये व्हाइट व्हाइट इसका हाथ का कलर उड़ जाता है और ये व्हाइट व्हाइट स्किन निकल जाती है। तो जब हम किसी समाज में बैठते हैं ना, तो लोग इसको क्या घृणा के भाव से देखते हैं कि मतलब इसको किस टाइप की बीमारी हो गई, छुआछूत की बीमारी से होगी कि हमें भी लग जाएगी, तो उनको घृणा से देखते हैं। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये स्किन का कलर उड़ जाता है, पिगमेंट्स निकल जाते हैं, तो ये बीमारी हो जाती है। उनको घृणा से भाव से ना देखो, छुआछूत की बीमारी की तरह इसको ना देखा जाए। तो ये क्या है, इसी को अवेयरनेस के लिए गया है कि ये कोई अलग किस्म के आदमी नहीं है कि आप इनको अलग सोसाइटी से अलग कर दो, ठीक है। तो ये आप भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ कि ये लोग भी इसी सोसाइटी के हैं एंड इनको अलग दृष्टि से ना देखा जाए। तो थीम क्या थी 2020 की, मेड टू शाइन, ठीक है, चमकने के लिए बने हैं। तो आप भी इस अवेयरनेस को लोगों में फैलाना तथा इनका मनोबल बढ़ाना, ताकि ये अंदर ही अंदर ना घुटे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी क्या है, एक न्यूज आई थी, बीजिंग थिंक टैंक क्या है जिसने क्या है, लिंक्स स्क्रैपिंग ऑफ 370 टू LAC टेंशन। अभी क्या हमारे जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब जो भारत और चाइना की जो सेनाएं हैं वो भी तसांगपो लेक है जो कि लद्दाख रीजन में, वहां पे आमने सामने खड़ी हैं। तो अभी बीजिंग का एक थिंक टैंक क्या बोल रहा है कि जो धारा 370 जो हमने उठाई थी, उसने क्या किया है, LAC की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है, उसकी सोच को हम रोक नहीं सकते। जब हम हमारे इंटरनल, देश के इंटरनल मामले में भी कुछ करें तो दूसरों को टेंशन हो, अगर हो सकती है तो मे भी हो, हमें कोई उसका मतलब नहीं है। तो क्या है, ये आप लेक का भी नाम याद रखना, तसांगपो लेक कहाँ पे है और वहां पे किस कारण टेंशन है। तो वो क्या है, ये प्रेस ऑफिसर है चाइनीज एम्बेसी में जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, उसने ये क्या किया है, एक आर्टिकल लिखा है, उसमें ये दिया था कि जो 370 हटाना है उसने LAC का टेंशन बढ़ाया है। अब ये क्या, इसको क्या बताएगा, ज्वाइंट चैलेंज टू चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान मानने को तो क्या है, चाइना ने हमारा अक्साई चीन रोक रखा है एंड पाकिस्तान ने हमारा POK पे अधिकार जमा रखा है। तो कह रहे हैं कि उनका चैलेंज है, चैलेंज नहीं भाई, ये हमारा ही हिस्सा है जो तुम हथिया के बैठे हो, चैलेंज हमारे लिए हो तुम, और हम आपको अच्छी तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, उन्होंने कहा है कि ये जो सोवरेनिटी है पाकिस्तान एंड चाइना की, सोवरेनिटी कहाँ से रह गई चाइना की, चाइना ने तिब्बत जैसे क्षेत्र पे अधिकार जमाया है जो कि एक ऑटोनोमस रीजन था। तो किस चीज की, आप किसकी सोवरेनिटी को आप पालन करते हो, आप उधर हांगकांग के ऊपर क्या है अलग नियम बना रहे हो। तो जो देश खुद सोवरेनिटी के बारे में सोच सके उसको सोचना चाहिए। पाकिस्तान बोलता है कि POK जो कश्मीर है हमारा हिस्सा है। तो सबसे अच्छा हमारा जो स्टेटमेंट था, राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान का POK हिस्सा कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद हिस्सा भारत का था। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट है ना, ये सही भी बात है, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा था, पाकिस्तान खुद भारत से टूट के बना है। तो ये आप स्टेटमेंट मतलब अच्छी भाषा में बना के लिख सकते हो आप। तो चाइना ने क्या बोला है, तो इंडिया ने जो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड पार्ट्स ऑफ एरिया अंडर लोकल ड्यूरेशन ऑफ जिंगयांग है ना, जो क्या है जिंगयांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका, और तिब्बत का क्या है जो हिस्सा है उसको लद्दाख की टेरिटरी में दिखाया है। नहीं भाई, हमने हमारी टेरिटरी में दिखाया है। जैसे बात हुई थी कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के सीमा का क्या है उल्लंघन किया था जब एयर अटैक हुआ था। नहीं भाई, हमने हमारा हिस्सा जो था POK था ना, वो भारत का हिस्सा था, और हमने अपने हिस्से के अंदर से आतंकवादी जो कैंप है उनको उड़ाया था जिनको आप फंडिंग करते हो, ठीक है। तो ये आपका जो हम सुब्रमण्यम स्वामी जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि नहीं नहीं, हम किसी दूसरे देश की टेरिटरी में नहीं घुसे हैं, हमने अपनी ही टेरिटरी से आतंकवादी जो संगठन है उनको उड़ाया है जो पाकिस्तान जो स्पॉन्सर करता है। तो सही भी है, POK जब हम अपना हिस्सा बताते हैं तो हम अपने हिस्से में कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, और ये कोई लद्दाख की टेरिटरी नहीं, हमने अपनी टेरिटरी को दिखाया है। और क्या यही बात क्या है चाइना को कश्मीर डिस्प्यूट में धकेलती है। तो आपकी क्या राय है, आप भी बताना जरा, ठीक है। आर्टिकल 370 को देख लो ना, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था और स्टेट को हटा के अभी हमने क्या यूनियन टेरिटरीज बना दी है। अभी टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई तथा कितने स्टेट हो गए आप भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आज की, सहकार मित्रा, ठीक है, स्कीम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं जो बच्चों को जो स्कूल से छोड़ देते हैं, तो एक इंटर्नशिप जो कॉलेज का स्टूडेंट्स को कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाता है, उसको लॉन्च किया गया है बाई के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कराया गया है।
अंडर द इनिशिएटिव अश्योर्ड प्रोजेक्ट, क्या है इसमें, क्या प्रोजेक्ट लोन दिया जाएगा कि अश्योर्ड या लोन दिया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड टू यंग कॉर्पोरेटर्स, जो यंग कॉर्पोरेटर्स हैं जो नया स्टार्टअप स्टार्ट करें उनको दिया रहा है, जो कि जैसे फार्मर्स हो गए, कोऑपरेटिव फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो खोलते हैं। अभी यहाँ जाएगा फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक किसानों का समूह है। जैसे एक अकेला किसान हो गया पहले, उसको क्या है जो एक्सप्लोटेशन होता था बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनके द्वारा, तो अब क्या बहुत सारे फार्मर्स ने मिलकर एक क्या है कॉर्पोरेशन बना लिया, अब वो डायरेक्ट मंडी वगैरह से डील कर सकते हैं। तो अगर ऐसे आप कॉर्पोरेशन बना रहे हो तो उनको क्या है लोन दिया जाएगा, अश्योर्ड लोन, ठीक है। तो पूछा जा सकता है सहकार मित्र क्या है। नेक्स्ट न्यूज है कॉस्ट इफेक्टिव नोवेल कोरोना वायरस टेस्ट कार्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट नेस्टेड पीसीआर, ठीक है, आरटीएन पीसीआर डेवलप की गई किसके द्वारा, सेलुलर एंड माइक्रोलर मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि आरटीएन पीसीआर किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा। ये बस थोड़ी सी याद रखने के लिए न्यूज है। अभी क्या है आपको बस याद रखना है कि बहुत सारे अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, कि देख लेना ये किसने बनाया, दूसरा चीज हो गई कोई अभी यूवी बेस्ड किट बना रहा है, तो एक एक बार 2-3 बार आप नजर से घुमाओगे ना जब हो जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप याद भी कर लोगे। अभी नेक्स्ट न्यूज है तुरंत कस्टम्स, ठीक है, ये याद रखना तुरंत कस्टम्स, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया, ठीक है। लॉन्च किया गया है एट बेंगलोर एंड चेन्नई, बेंगलोर एंड चेन्नई में किया गया बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के द्वारा। याद कर लेना किसके द्वारा किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के द्वारा। तो अभी क्या करेगी, टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड फास्ट कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, दिस सिस्टम विल बी ब्रिंग ए मेगा रिफॉर्म्स इन फील्ड ऑफ ईज ऑफ डूइंग। अगर अभी आप देख लीजिए चेन्नई से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, बेंगलोर में, तो वो क्या हो गया दूसरे स्टेट में इंपोर्ट हो जाएगा, तो उसको क्या है अभी चेन्नई से कोई सामान आ रहा है तो बेंगलोर वाले उसको तुरंत क्लियरेंस दे देंगे, और उधर वैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिलता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान जाता है, और अगर बेंगलोर से जा रहा है तो चेन्नई वाले तुरंत कस्टम के द्वारा उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस देगा। तो अभी क्या है जैसे इधर उधर सामान भेजने के लिए क्या ईज ऑफ बिजनेस है ना, बिजनेस वाले एक दूसरे इंटर स्टेट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अब ये देख लीजिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स क्या है, ये है एक एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करती है, एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। तो पूछा जा सकता है तुरंत कस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बेंगलोर एंड चेन्नई के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज। अब ये तुरंत कस्टम अलग से भी पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है, तो मिनिस्ट्री होगी कौन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, ये क्या है, वर्ड है, ठीक है, WRLD, पीडीएफ में कर दो, वर्ल्ड बेंचमार्क क्रिएटेड बाय इंडियन रेलवे। अब क्या है इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि फर्स्ट डबल स्टेक कंटेनर क्या है ट्रेन चलाया, जैसे पहले क्या है ट्रेन के ऊपर एक कंटेनर ही जाता था, अभी क्या किया कंटेनर को डबल कर दिया। ये है कोई भाई कोई अधिकारी बैठा था, उसने कहा चलो देखते हैं कि जब इसकी हाइट भी है तो हम देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, और अच्छा से इम्प्लीमेंट किया और न्यूज में देखे इसको सक्सेसफुल कर दिया है। तो ये अचीवमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ काइंड इन द वर्ल्ड, पहली बार ही हुआ है कि डबल स्टिकर कंटेनर जा रहे हैं, और इट विल बूस्ट द ग्रीन इंडिया मिशन। अब ग्रीन इंडिया मिशन को कैसे बूस्ट करेगा, पहले ट्रेन को क्या है कितना चक्कर लगाना पड़ता था कंटेनर को लगाने के, एक बार आई गई, मतलब 4 चक्कर 2 चक्कर तो मिनिमम हो ही जाएगा ना, अगर इतने ही कंटेनर को जाना पड़ेगा तो 2 चक्कर हो जाएंगे, 2 चक्कर में क्या है फ्यूल की इफिशियंसी हो गई, फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो अभी क्या है ये 2 बार का काम 1 बार में हो गया, तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, और अगर डीजल से चलता है तो डीजल भी नहीं जलेगा, तो वो ग्रीन इंडिया का मिशन को करेगा। ये कहां से कहां स्टार्ट हुई, बोटाड एंड पालनपुर जो स्टेशन है इनके बीच में गुजरात में, ठीक है। तो आप याद रख लेना डबल डेक स्टेक कंटेनर कहां पे चलाए गए, बोटाड एंड पालनपुर, जो ग्रीन इंडिया मिशन पे किस तरह इफेक्ट डाल सकते हैं। ये छोटा मोटा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीन इंडिया इफेक्ट पे किस तरह इफेक्ट डालते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट न्यूज है अमेरिका से आ रही है, अमेरिका क्या है H1B वीजा को सस्पेंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो H1B वीजा पहले बात तो क्या होता है और उसका इंडियन पे क्या इफेक्ट होता है। तो H1B वीजा है जो जितने भी हमारे जो वर्कर्स है, जो IT सेक्टर कुछ वर्कर हो गए,
वो क्या है, जॉब के लिए अमेरिका में जाते हैं। तो उनको क्या है, केवल जॉब के लिए, वहां पे रहने की व्यवस्था, वहां पे परमानेंट उसके लिए सिटीजनशिप की व्यवस्था नहीं होती, केवल जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको दिया जाता है H1 वीजा। जैसे ये क्या है, H1 वीजा कार्ड दिखा दिया ना, कि आपको वहां पे एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह वहां जॉब के लिए आप जा रहे हो, तो उनको H1 वीजा मिलेगा। अभी इसका इम्पेक्ट क्या होगा, अगर H1 वीजा जॉब के लिए वहां उनको वीजा देना बंद हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, इंडियंस जॉब के लिए नहीं जा पाएंगे। अगर इंडियंस जॉब के लिए नहीं जा पाएंगे, तो वहां का जॉब कौन करेगा? डेफिनेटली अगर कोई दूसरे देश का आके वहां जॉब नहीं कर रहा, तो वहां के लोकल बंदों को वो जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे ज्यादा इस पे इम्पेक्ट क्या है कि कंपनी से जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, TCS हो गया ना, इन्फोसिस लिमिटेड एंड विप्रो लिमिटेड, अब उनको क्या है, वहां पे अमेरिकन को हायर करना पड़ेगा। अभी इतने दिन क्या होता था कि ये जो कंपनी है अपना बाहर का जो बंदे अपने इंडिया के बंदों को वहां ले जा रही थी, जिससे क्या होता था कि इतना पेमेंट भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि इंडियंस को क्या है, वहां पे अगर वहां पे बंदों को $1000 दे रहे हैं, तो इंडियंस को वहां पे $700 ये कंपनी दे देती थी, और दोनों का फायदा हो जाता था। इंडिया में क्या है, ये कम यहाँ पे जो दूसरे देश से रेवेन्यू आती थी वो भी मिल जाती थी एक तरह का। तो अभी क्या है, जब H1 वीजा सस्पेंड हो जाएगा, तो ये यहाँ से लोगों को जाना बंद हो जाएगा, और अमेरिका ही इंटरनल, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ रिलायंट अमेरिका या आत्मनिर्भर अमेरिका बन रहा है, अपने लोगों को ही जॉब दे रहा है। तो इसको क्या सबसे ज्यादा बैडली हिट होगा अपना IT सेक्टर, क्योंकि जो है यहाँ पे सारे बंदे सॉफ्टवेयर वाले हो गए, IT सेक्टर वाले बंदे सबसे ज्यादा H1 वीजा लेके जाते हैं, और अप्रोक्सीमेट 70% लोग IT सेक्टर से जाते हैं। तो इसमें क्या, इंडियन IT फर्म्स वाइडली यूज्ड H1 वीजा टू यूज ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर्स टू US। जो हमारी कंपनी है वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो टेक्निकल के बंदे हैं वो US में भेजती है। तो इसका इफेक्ट आपने देख लिया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये क्या है, रेटिंग एजेंसी है, उसने क्या है, सेड सीरियस आउटब्रेक ऑफ COVID-19 इन इंडिया कुड नेगेटिवली इफेक्ट। जो अभी क्या सीरियस आउटब्रेक हो गया है इंडिया में, बहुत सारे 2 लाख से ऊपर केस पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र में अकेले में 1 लाख से ऊपर ज्यादा केस पहुंच चुके हैं। तो अगर, और वो भी क्या है, अभी 4th पोजीशन को हम इंडिया को लेके आ गए हैं। अपने शायद एक चुटकुले में कॉमेंट्री भी पड़ी होगी भाई, अमेरिका ने फाइनल में अपना स्थान बना लिया, इंडिया भी सभी को पछाड़ते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गया, 4th नंबर पे है। अब जल्दी से जल्दी अमेरिका के साथ लड़ाई होगी। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडिया इस लड़ाई में हार जाए, मतलब ऐसे ऊपर नंबर टॉप में ना जाए। हारने का मतलब ये नहीं है कि वैसे हार जाए और हम अपने हथियार छोड़ दें, मतलब हमें फाइनल में नहीं जाना है। हमने केसों को बढ़ा के हम जल्दी से जल्दी हमारे रन कम करना चाहते हैं, तथा हम इस जो COVID-19 के पेशेंट्स वगैरह में 0 पे लाना चाहते हैं, और सभी स्वस्थ हो जाए। और ये भी आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी अमेरिका भी इस महामारी से बाहर निकले। तो क्या है, अभी 4th पोजीशन पे आ गया इंडिया COVID-19 के केसों में, और वो जो क्या है बैडली इफेक्ट कर गया इंडिया की इकोनॉमी को। और सबसे बड़ी न्यूज है जो इट रिटर्न्स द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है, अभी IT नहीं है, क्या लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या है, अभी इसने क्या किया है कि इंडिया की जो ग्रेड है BBB कर दिया है। क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो कोई दूसरी कंपनी आ गई, अब इसकी ग्रेडिंग से देके दूसरी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि इसने लोवेस्ट ग्रेड में डाल दिया है। तो ये ऐसे ऐसे जो आपकी जो रेटिंग एजेंसी है, वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट एंड जो कंपनीज का एस्टेब्लिशमेंट होता है दूसरी कंट्रियों का, जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर बहुत ही बुरा असर डालती है। और इसका अभी असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि लोवेस्ट ग्रेडिंग में आ चुकी है। और उसको क्या है, वो ये स्टेबल आउटलुक क्या है, स्टेबल लगेगा, कि मतलब अभी इतनी जल्दी से इसकी ग्रेडिंग बढ़ेगी नहीं, तो ये अभी स्टेबल रहेगा, और इसको रिकवर करना स्टार्ट करेगा 2021 में। तो ये बुरी खबर है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट को, FDI इन्फ्लोज को क्या है बेयरली हिट कर सकता है, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का असेसमेंट है, वो उस दिन आया कि जब इंडिया ने जो यूनाइटेड किंगडम को COVID-19 केसों को एक दिन में पीछे करके और 4th पोजीशन पे आ गया पूरे वर्ल्ड में। तो एक बहुत बुरी खबर है। उस दिन जिसने ये असेसमेंट किया था कि इंडिया की अभी ग्रेड लोवेस्ट हो जाएगी, जिससे क्या है अभी क्या इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। तो सभी को डर लगता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे जब मार्केट खुलेगा। जब आपको पता है ये सारे के सारे लोग जब हम एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी करेगी, आप बताइए। तो हमें सभी को मिलकर अभी अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का हमारा एक दायित्व बनता है, तथा बिना सरकार के कहे हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग जो होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तथा
बिना काम के घर से बाहर नहीं निकला है, तो हम कम्युनिटी स्प्रेड से अभी भी बच सकते हैं, क्योंकि एक दिन नहीं गया लेकिन लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड में इंडिया अभी अभी धीरे धीरे एंटर कर रहा है। तो ये अब हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने देश को बाहर निकालें तथा इस इन्वेस्टमेंट ग्रेड को जल्दी से जल्दी ऊपर बढ़ाएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, सुधार हो सके और अलग अलग कंपनी आके देश में इन्वेस्टमेंट कर सके। आज की न्यूज में इतना ही। आपको पीडीएफ इस न्यूज का sk.blogspot.com पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा शाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। एंड अगर आपने डिसलाइक किया है तो प्लीज डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में आप उसका रीजन जरूर लिखें, ताकि हम आने वाले वीडियो में हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।